नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। विपक्ष का इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव प्रचार में अब जोर शोर से जुट गया है। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन ने जन विश्वास महारैली का आयोजन किया, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। बहुत समय के बाद लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मंच पर दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है देश के साथ साथ बिहार भी बदलाव की राह पर चलेगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो तूफान की शुरुआत बिहार से होती है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने रोजगार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2020 में हमने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे असंभव बताया था। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में 17 महीने की उनकी साझा सरकार में विकास के जो काम हुए उतना काम 17 सालों में नहीं हुआ था। लालू यादव ने भी अपने खास अंदाज में बीजेपी को निशाने पर लिया। आज के गांधी मैदान का और आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका कौन बीमारी और पैदा ले लेगा। गांधी मैदान का आज का ये रैली मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे हम लोग। एक बार गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? जदयू का कोई भविष्य है क्या? कोई भविष्य नहीं है। आप इधर चलिए उधर चलिए, अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और भोजपुरी गायक पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व का दिल से आभार, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। बीजेपी ने टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उन्हें उतारने का ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक बंगाली अस्मिता मुद्दा बनने पर पवन सिंह ने यह फैसला किया। पवन सिंह को कई लोकसभा सीटों पर नुकसान होने की आशंका की जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। पवन सिंह की जगह भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर तंज कसा।
टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि खेला होने से पहले ही खेला हो गया। ये बीजेपी का पहला सेल्फ गोल है। अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन ये फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट नहीं मिलने के बाद राजनीति को अलविदा कह दिया है। कल जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि 30 साल के शानदार सियासी करियर में मैंने केंद्र, राज्य और संगठन के कई अहम पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता हूं। मुझे अब और भी आगे जाना है। कृष्णानगर का मेरा क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। बीजेपी ने कई ऐसे नेताओं का टिकट काटा है जो भड़काऊ बयान देने के चलते विवादों में थे। बीजेपी ने इस बार रमेश बिधूड़ी और प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं दिया। दोनों ही नेता लंबे अरसे से भड़काऊ बयान देकर सुर्खियों में बने हुए थे। दक्षिण दिल्ली सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में सांसद दानिश अली पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीजेपी पर भी काफी सवाल उठाए गए थे। अब इस सीट से रामवीर बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से भी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को टिकट मिला है। केस अगर वो ऐसा बनेगा तो पुलिस पे कार्रवाई करेगी। अगर वो ऐसी बात है कि परमिशन ना लेने के बाद और परमिशन उन्होंने और इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रवीश रंजन शुक्ला। अपना काम करेगा, उसमें हम और आपकी उलझेगी। बीजेपी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा 195 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है उसको घोषित कर दिया। इसमें खास बात यह रही कि 34 उसने निवर्तमान सांसदों के अपने टिकट काट दिए और इन 34 निवर्तमान सांसदों में से 3 ऐसे सांसद हैं जो काफी बड़े मतों से जीतने के बावजूद उनका टिकट कटा है। इन तीनों सांसदों के टिकट कटने के पीछे इनका विवादास्पद बयान रहा है। प्रज्ञा ठाकुर, जैसा कि आपको याद है कि उन्होंने जो महात्मा गांधी की जिसने हत्या की नाथूराम गोडसे, उसको देशभक्त करार दिया था और उस पर बाकायदा प्रधानमंत्री का बयान तक आया था कि इस बात से उनको बहुत ठेस लगी है, वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग का जब यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था तो उनमें उन्होंने बयान दिया कि मैं तो 1 घंटे के भीतर इस प्रदर्शन को खत्म कर सकता हूँ। साथ में उन्होंने ये भी एक बार बयान दिया कि अल्पसंख्यकों की दुकानों को बहिष्कार करना चाहिए। तो अपने लगातार जो बयान हैं उनके जरिए वो विवादों में घिरे रहे, उनका भी टिकट काटा गया। रमेश बिधूड़ी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर उन्होंने कुंवर दानिश को एक इस्लामोफोबिक शब्द कहा, वो निहायत ही जो है उसकी चारों तरफ निंदा की गई। बाकायदा बीजेपी को भी जो है राजनाथ सिंह को आगे आना पड़ा और उनका बचाव करना पड़ा। तो एक बहुत ही ऐसी स्थिति में बीजेपी को उन्होंने डाला जिसमें बीजेपी कभी नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में वो रहे। तो रमेश बिधूड़ी भी एक लोकप्रिय सांसद होने के बावजूद जो है वो उनका टिकट काट दिया गया। इनके टिकट कटने के पीछे एक तो इनका बयान तो था ही, दूसरी एक चीज ये भी सामने आ रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच इन सांसदों को लेकर खासी नाराजगी थी। इनकी लोकप्रियता जब सर्वे करवाया गया तो इनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। असल में बीजेपी ने जो सर्वे करवाया था वो हर विधानसभा में तकरीबन 2200 सैंपल के आधार पर सर्वे करवाया गया था। यानी एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं के अलावा 2200 लोगों से उम्मीदवारों के बारे में, सांसदों के बारे में पूछा गया था और इस सर्वे में पाया गया कि ये तीनों ही जो सांसद हैं इनके बयान तो विवादास्पद थे ही, इनकी जो लोकप्रियता है वो भी इनके संसदीय क्षेत्र में घटी थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में चंदा जुटाने के लिए 1 मार्च से #डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान शुरू किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1000 रुपए का चंदा देकर इसे लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी को 2000 रुपए का चंदा दिया है। प्रधानमंत्री ने अभियान को लेकर ट्वीट भी किया। मुझे बीजेपी के लिए योगदान देने में खुशी हो रही है। मैं नमो ऐप के जरिए सभी से इससे जुड़ने की अपील करता हूं। विकसित भारत बनाने के हमारे
प्रयासों को मजबूत करने के लिए बीजेपी को चंदा दें। झारखंड के दुमका में एक विदेशी महिला से गैंग रेप की वारदात हुई। मामला दर्ज होने के बाद महिला का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। फिलहाल महिला और उसके पति को दुमका के सर्किट हाउस में पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। स्पेन की रहने वाली ये महिला अपने पति के साथ बाइक टूर पर भारत आई थी। दोनों बांग्लादेश होते हुए दुमका पहुंचे थे और वहां से भागलपुर की ओर जा रहे थे। शुक्रवार की रात दोनों सड़क के करीब टेंट लगाकर सो गए थे। आरोप है कि देर रात 7 लोग वहां पहुंचे और महिला के साथ गैंग रेप किया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी आज कोर्ट में पेशी भी हुई है। दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मिजोरम की रहने वाली पीसी वनलाल रुवाती ने सफदरजंग इलाके में हवा में हथियार लहरा रहे शख्स और उसके साथी को काबू किया। रोड रेज की घटना में आरोपी ने हथियार लहराए तो लोग वहां से भागने लगे, लेकिन महिला कांस्टेबल के आगे बढ़ने पर लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और आरोपियों को पकड़ने में मदद की। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने महिला कांस्टेबल की बहादुरी की तारीफ की है। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ ये आई थी कि पब्लिक की सेफ्टी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारे काम है पब्लिक की सेफ्टी के लिए। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो वो तो हो गया, पर पहले तो सेफ्टी की पब्लिक की ज़रूरत होती है। इस मामले में पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत खुश हूँ पब्लिक के ऊपर में। जब मैंने मेरा हाइट तो छोटे है, उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जब मैंने उसकी कोशिश किया था, जब पब्लिक मेरे पीछे से वो मदद किया था। जो भी इंसिडेंट देखती है, जिसको मदद करना चाहते हैं उसको मदद कर लो, क्योंकि जब वो एक आदमी ने कुछ कर सकता है तो 10 आदमी दे तो उसको तो ज़रूर हरा सकता है। तो जो भी इंसिडेंट हम देखती है तो ज़रूर उनको मदद करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और पूरे फोर्स के लिए। ये बहुत खुशी की बात है। हम डेली इस बारे में अपने स्टाफ को ब्रीफ करते हैं कि आपको जहाँ भी दिखे, जहाँ भी कल्प्रिट दिखे, जहाँ भी अक्यूज़ दिखे, जहाँ भी नोटोरियस व्यक्ति दिखे, आपको उन पे पाउंस करना है। अगर आपने उनको पहले काबू कर लिया तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद गूगल अब बैकफुट पर है। गूगल ने जिन 10 भारतीय ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया था, अब वो वापस आ गई हैं। भारतीय टेक क्षेत्र को तब एक बड़ा झटका लगा जब गूगल प्ले स्टोर से 10 लोकप्रिय ऐप्स हटा दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गूगल ऐप भुगतान पर भारी फीस वसूल रही थी और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इन ऐप्स को हटाने के मामले में गूगल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस कदम पर गूगल की शोषक नीतियों की व्यापक आलोचना की गई। कुकू एफएम के संस्थापक लालचंद बिसु ने गूगल को कारोबार में सबसे दुष्ट कंपनियों में से एक कहा है। शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल ने इसे भारतीय इंटरनेट के लिए एक काला दिन बताया। सरकार फौरन हरकत में आई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सोमवार को गूगल के प्रतिनिधियों को तलब किया। I've already asked Google to come and meet me. See, it's very important. We have a very big ecosystem, very big startup ecosystem, very vibrant startup ecosystem. We should take all steps possible to make sure that the startup ecosystem is protected. केंद्र के दखल के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि गूगल सारे ऐप्स बहाल कर रही है। इससे पहले कंपनी ने ऐप्स हटाने को सही ठहराते हुए कहा था कि वो अपने अधिकारों के तहत कदम उठा रही है। गूगल ने बयान दिया था, नीतियों को जायज ढंग से लागू किया गया। लंबे समय तक 10 कंपनियों ने भुगतान नहीं किया। कई बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों के मामले में दखल नहीं दिया। गूगल के ऊपर भारत और दूसरे देशों में कई मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी गूगल के ऊपर कई मामले दर्ज कराए हैं। So I think, without regulatory intervention, developing any kind of app store is not going to get very far. I do think we need that in the long term, but that's a multi-year program, right, which we need to put in place.
क्या इस घटना से सबक लेकर अब भारतीय डेवलपर्स गूगल प्ले स्टोर का विकल्प तैयार करेंगे? एनडीटीवी इंडिया के लिए कार्तिकेय भट्टाचार्य की रिपोर्ट। भारत मालदीव के बीच बढ़े तनाव के बीच एक सकारात्मक खबर आई है। भारत और मालदीव के बीच अब न्यायिक सहयोग हो रहा है। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों का दल प्रशिक्षण के लिए भारत पहुंच रहा है। करीब 60 न्यायिक अधिकारियों के इस दल को भोपाल के नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये मालदीव से भारत ट्रेनिंग के लिए आने वाला चौथा दल है। मालदीव के जुडिशियल ऑफिसर्स को भारत में ट्रेनिंग दिए जाने को लेकर 2020 में दोनों देशों के बीच एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुआ था और इसके तहत मालदीव का जो जुडिशियल सर्विस कमीशन है वो जुडिशियल सर्विस कमीशन मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के दल को हर साल भारत भेजता है। ये भारत और मालदीव के बीच न्यायिक क्षेत्र में नजदीकी सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। भारत और मालदीव के बीच हाल के दिनों में जिस तरह का तनाव देखने को मिला, जिस तरह से नए बने राष्ट्रपति मुइज़ू ने मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य दल की वापसी का फैसला किया। हालांकि उस दल को भारत के ही तकनीकी दल द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, जो कि सैन्य नहीं बल्कि सिविल तकनीकी दल है, जिसका कि पहला जत्था मालदीव पहुंच भी चुका है। राष्ट्रपति मुइज़ू जिनका कि झुकाव चीन की तरफ है, ये खुले तौर पर माना जाता है। उन्होंने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे के समझौते को भी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसके अलावा पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद जो वहाँ एक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हुई, उसके बाद मालदीव के जो कई मंत्री हैं, 3 मंत्री, उन्होंने विवादास्पद टिप्पणियां की सोशल मीडिया साइट पे। हालांकि बाद में उनको हटा दिया गया, लेकिन तनातनी की इस पृष्ठभूमि में भी भारत की लगातार कोशिश मालदीव की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की जो है वो उसकी रही है, और जो मदद पहले से की जा रही है उसको जारी रखने की रही है। वहाँ भारत की तरफ से जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें भी तेजी लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के चौथे दल का भारत आना हालांकि पूर्व की सहमति के मुताबिक ही हो रहा है, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इसे दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो तनाव की पृष्ठभूमि है, ऐसे में इस तरह के दल का आना ये बताता है कि भारत और मालदीव जो हैं वो कई क्षेत्रों में नज़दीकी सहयोग के साथ काम कर रहे हैं, और यही रवैया जो है दोनों देशों की तरफ से दिखाया जा रहा है, और ये उसी का एक नमूना है।